हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन का डे 64। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन 64 कंप्लीट करते हैं। अपनी ग्रामर को, अपने वोकैब को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो जो भी सेशन को पहली बार देख रहा हो वो सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के सेशन की ओर, जो कि है 64। भाई 64 सेशंस होने वाले हैं, आज हो जाएंगे। यानी कि सीजीएल के क्वेश्चंस डाल रहे हैं सारे। स्पॉट द एरर है, सीजीएल 2023 का पूछा हुआ। देखते हैं इसमें क्या एरर है। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव इनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, रूल टेंसेस आपने पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा विल हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बट यहाँ पर क्या है, वर्ब क्या है, सेव है, और जो कि फर्स्ट फॉर्म में लगी हुई है। हमें इसको ईडी फॉर्म में लगाना है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सेव्ड होना चाहिए था। तो किस पार्ट में हो गया एरर, इस पार्ट में हो गया। क्या एरर था, विल हैव के साथ क्या आती है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं। ओल्ड के साथ नहीं आता, ओल्ड के साथ आर्टिकल नहीं है, ये भी गलत। ओल्ड के साथ द नहीं आता, ओल्ड के साथ एन आता है, तो डी सही हो गया। इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, डी हो जाएगा सही। यानी डी ऑप्शन नहीं, डी पार्ट। और डी पार्ट किसके अंदर है, देखो ए में, तो ऐसे खेलता है, ये ध्यान रखना है। एरर इसमें हो जाता है, हमारा एरर इसमें हो जाता है। थर्ड क्या है हमारा, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट sought to establish the conceptions of freedom and social welfare as the goals of an independent Indian state resulting in fundamental rights and directive principles। तो हमें क्या करना है, conceptions of freedom की जो हमें सेंटेंस इंप्रूव करते हुए कुछ और रिप्लेस करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड, कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, सिग्नल्स ऑफ विक्ट्री और मेथड्स टू सिंपथाइज। तो देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यानी लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास अपना फ्रीडम होनी चाहिए, अपना फ्री होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मेरा कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है मेरा, कैरोलिना कैरोलिना ओपन्ड अ सेविंग अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर, यानी उसने पैसे बचाए, एक अकाउंट ओपन किया जो पैसे किसके लिए बचा रही थी, वो लेटर यानी बाद के लिए। तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन हैं इडियम के उसमें दे रखे हैं, तो ये इडियम कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखो, फॉर अ रेनी डे, फॉर अ रेनी डे इडियम का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको फ्यूचर में नीड होती है तो आप पैसे को सेव करो फॉर द फ्यूचर नीड्स, आप उसको फुलफिल कर सको अपनी फ्यूचर नीड्स को। तो ये हो जाएगा, यानी उसने जो पैसे बचाए वो किसके लिए बचाए, टू सेव फॉर अ रेनी डे, यानी बाद के लिए, अपने फ्यूचर नीड्स के लिए। नेक्स्ट इज फिफ्थ, काव्य सेड टू हर हस्बैंड, सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा, देन हर हस्बैंड आएगा, दैट। आई की जगह क्या आ जाएगा, काव्य क्या है, लड़की है, शी आ जाएगा, प्रोनाउन शी। शी डू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, हमारा पास्ट प्रेजेंट में चेंज, सॉरी प्रेजेंट हमारा पास्ट में चेंज जाता है, सो शी डिड नॉट आ जाएगा डायरेक्ट। सो शी डिड नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन। तो देखो इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें टोल्ड चेंज हो गया, इसमें टोल्ड चेंज नहीं हुआ, तो हमारा ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इजी था फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। देखो क्या है यहाँ पे, हु स्टोल माई टिकट्स, मेरे टिकट्स भाई किसने चुरा लिए। तो हु चेंज होता है जब हमारा पैसिव वॉइस में, तो हम बाय हुम लिखते हैं, और पहला पहला क्या, इसमें एक ही ऑप्शन है जो बाय हुम है, वर माई टिकट स्टॉलन। तो देखो वर है और थर्ड फॉर्म है, तो वर, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब हमारा V2 होता है सेंटेंस में, जो कि हमारा सी सेंटेंस में है, बाय हुम से भी स्टार्टिंग हो रही है। इसके बाद चलते हैं अपने एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज की ओर, जो कि क्या है, हमारा पैराजंबल है। देखते हैं पैराजंबल में क्या पूछा है, क्या बताया है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से और डी से हो रही है। ए से करते हैं, डजन्स ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, यानी जो इंडिया है उसके अंदर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, dozens of distinctly different languages, ठीक है, which share many characteristics, और उसमें बहुत ज्यादा characteristics हैं, फीचर्स है, जैसे कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी की बात हो रही है। ए के बाद क्या बता रहा है, ए से स्टार्टिंग देख लिया, अब हम डी की स्टार्टिंग देखते हैं। सिंस द अर्ली 60s की बात हो रही है, द इंग्लिश लैंग्वेज की बात बताई जा रही है, हैज हैड अ टीट होल्ड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंग्लिश लैंग्वेज की बात स्टार्टिंग से आ रही है कि 16th सेंचुरी से, when the East India Company established
मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में, फॉर्मली मद्रास, कलकत्ता, और उनको पहले क्या बोला जाता था, चेन्नई को मद्रास, कोलकाता को कलकत्ता और मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था। तो यहाँ से बताया जा रहा है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर पुरानी समय की बात दी हो तो स्टार्टिंग तो हम वहीं से करेंगे। तो डी से लेके चलते हैं हमारी स्टार्टिंग। देन उसके बाद बी या सी, ये है मुद्दा, क्या आएगा, इंडिया हैज हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश देन एनी अदर कंट्री, यानी कि जो इसका एक्सपोजर है इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया का बहुत ज्यादा लंबा रहा है बजाय किसी और कंट्री में, विच यूजेस इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो इंडिया ने जो इंग्लिश है उसको सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज किया क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। इट्स डिस्टिंक्टिव वर्ड्स, इडियम्स, ग्रामर, रिहेटोरिक स्प्रेडिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे हुई है और अफेक्ट मतलब कुछ मतलब प्लेसेस को धीरे धीरे अफेक्ट करी है, हैबिट्स को अफेक्ट करा है, कल्चर को अफेक्ट करा है। तो डी के हिसाब से बी तो जा रहा है। अब एक बार सी रीड करके देखते हैं, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिया इज नेवर फार अवे फ्रॉम एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश। तो इन्होंने बोला है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा फार नहीं है जो इंग्लिश की यूजेज है। फिर सी के बाद ए देखते हैं क्या सही बैठ रहा है कि डजन्स ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन। तो ये इसके बाद बोल रहा है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस जो इंडिया में है बोली जाती है, डजन्स। ठीक है, तो डी बी सी ए सही जा रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। ये क्या है हमारा भाई, पैराजम्बल है, सीजीएल का ही पूछा हुआ है, देखते हैं क्या है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए बी सी डी। तो पढ़ते हैं ए से, इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल कंपटीशन माइट बिकम टोटली टॉक्सिक। अगर चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कैसी हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती हैं। कंपटीशन इज एन एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्टेस्ट एंड द स्ट्राइव टू फिनिश फर्स्ट। तो यानी कैसा होता है, कंपटीशन मतलब होता है किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट करना और पहले आने की वो रहती है उसमें। तो स्टार्टिंग बी से सही रहेगी कि कंपटीशन के बारे में बता रहा है और इसमें बोल रहा है कि कंपटीशन अगर बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो टॉक्सिक बन जाता है। तो क्या बता रहा है, ये सही बता रहा है कि कंपटीशन की स्टार्टिंग कैसे होती है, कंपटीशन होता क्या है। फिर बी के बाद देखो, द एसेंस ऑफ कंपटीशन, जो कंपटीशन का एसेंस है वो क्या है, प्लेसिंग वन सेल्फ अगेंस्ट, यानी अपने आप को दूसरे के कंपैरिजन में खड़ा करना, एंड फ्रीक्वेंटली अगेंस्ट वन सेल्फ, और खुद के खिलाफ भी, यानी अपने से ही एक जीत की वो होती है कि अपने आप से ही लड़ना होता है। बी के बाद डी आ रहा है। देन उसके बाद कंपटीशन enables those who effectively deal well enough to grow and realize their skills and talents, कि जो अपने टैलेंट और स्किल को देखते हैं, पहचानते हैं, रियलाइज करते हैं। फिर इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ए जो है इतना समझ में आ गया कि लास्ट में आएगा कि अगर चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए, क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव जा रही है कि कंपटीशन क्या होता है, फिर कंपटीशन क्या क्या बताता है, कंपटीशन किसके खिलाफ खड़ा होना बताता है, और ए देखो अगर चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो टॉक्सिक बन जाता है, और ए लास्ट में इसी में ही है और बी स्टार्टिंग इसी में ही है, तो ये लग जाएगा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 9th, Shakuntala Devi was born on 4th November 1929 in her childhood. She dashed to school. तो यानी वो अपने चाइल्डहुड में, देखो वो बोल रहे हैं कि वो कब बॉर्न हुई थी शकुंतला देवी, 4 नवंबर 1929 में, और अपने चाइल्डहुड अपने बचपन में शी डैश टू स्कूल, मतलब वो कभी स्कूल नहीं गई। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, यानी वो स्कूल कभी नहीं गई। नेक्स्ट क्या है 10th, सून आफ्टर द डॉक्टर गेव हर द नेक्स्ट डैश। डॉक्टर क्या देते हैं, डोज देते हैं, एक दवाई की मात्रा देते हैं कि आपको ये लेनी है। तो देखो पहले और ये कट हो जाएगा क्योंकि इसमें डोज नहीं है, इसमें डोज है। फिर उसके बाद ऑफ द मेडिसिन द पेशेंट बिगिन टू डैश। तो पेशेंट क्या हो गया, पेशेंट धीरे धीरे सोने लग गया। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, DOZD, डोज बोलते हैं, DOZD बोलते हैं कि धीरे धीरे दवाई का असर से वो छोटी एक नींद ले लेते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए सो जाते हैं। तो डोज और डोज या ध्यान रखिएगा। 11th, ह्यूज फायर पोर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के लिए फायर जब करते हैं, आपने एनसीसी कैंप देखे होंगे, उसमें लास्ट डे होता है तो उसमें बॉन फायर होती है, ह्यूज फायर होती है, सेलिब्रेशन के लिए करते हैं, सब डांस म्यूजिक मस्ती करते हैं, तो उसको बॉन फायर कहते हैं। नेक्स्ट इज 12th, अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, यानी एक जगह जहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं और उन पर बेट लगाई जाती है, शर्त लगाई जाती है। दैट प्लेस इज नोन एज कसिनो, कसिनो बोलते हैं, काफी मूवीज में अभी आपने देखा होगा कसिनो में बेट लगाते हैं। 13th इज अपना इडियम है, सीजीएल का पूछा हुआ, स्क्रेप द बैरल। स्क्रेप द बैरल होता है यानी किसी को फोर्स करना कि अपना लास्ट और वीकेस्ट जो रिसोर्स है उसे भी भाई यूज कर लो। तो टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, यानी अपना लास्ट और सबसे वीकेस्ट रिसोर्स यूज करना, किसी से फोर्स करके कराना।
14th, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन इडियम है, इसका मतलब होता है कोई एक चीज है जो एक डाइम में एक डजन मिल रही है, यानी कि सस्ती है, कॉमन है कोई चीज। अब इसमें स्टेटमेंट्स दे रखी है और हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट कहाँ अप्लाई हो रही है। हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। तो पहला ही देखो इसमें क्या बता रहा है कि उसके जो आइडियाज थे वो डाइम और डजन, मतलब उनकी कीमत क्या थी, वो मतलब कॉमन थे, जो कि बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पाए। तो पहला इस हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है। फिर भी एक बार बी और सी और डी रीड करेंगे। द कॉन्सेप्ट concert tickets were a dime a dozen and sold out quickly. The restaurant had some delicious desserts that were a dime a dozen. The antique store had some rare finds, but they were a dime a dozen. तो तीनों में तो अच्छी बात बताई जा रही है, लेकिन यही बताई जा रही है कि वो जो उसके आइडियाज थे वो बकवास थे, कॉमन थे, जो कि बॉस को पसंद नहीं आए। तो ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सो 15th वर्ड है हमारा, 15 सेंटेंस क्या है, द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। तो यील्डेड का मतलब होता है मेरा सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, सरेंडर कर देना किसी के सामने। सिनोनिम बताना है। यील्ड का मतलब एक दूसरा भी होता है कि प्रोड्यूस करना, बर्थ करना, मतलब टू गिव बर्थ टू या फिर टू प्रोड्यूस। तो दो मतलब है इसके। यहाँ पर मतलब है कि इसने अपनी बॉस के सामने, उसकी डिमांड के सामने अपने आप को यील्ड कर दिया, नहीं सरेंडर कर दिया, भाई मान ली सारी बातें। पहला ऑप्शन क्या, कंसीडेड, ये भी होता है कि अपने हमने सरेंडर कर दिया और बातें मान ली हैं। नेक्स्ट है मेरा कॉर्टेड। कॉर्टेड का मतलब होता है टू ट्राई हार्ड टू प्लीज समवन, किसी को मुश्किल से मनाना। नेक्स्ट इज हाउंडेड, मतलब हेरस करना। और डी क्या है, ट्रेंड, आपको तो पता ही है ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड मतलब कोई भी पॉपुलर चीज जो ट्रेंड में चल रही हो। तो यील्ड का मतलब हो जाएगा मेरा कंसीडेड। सिनोनिम बताना था। नेक्स्ट इज द एफर्ट्स विल बी डैश वेन इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। यानी जो हमने एफर्ट्स डाले हैं रिपोर्ट में वो सारे कैसे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे अगर हमने रिपोर्ट को टाइम पे सबमिट नहीं किया। तो वेन अपने आप अपना मीनिंग बता रहा है, ये सेंटेंसेस हेल्प करते हैं। तो दुआ कीजिएगा आपके में भी सेंटेंसेस आए, क्योंकि काफी हेल्प करते हैं। तो सेंटेंस से पता चल गया कि इसका मतलब क्या है मेरा, यूजलेस यानी कि बेकार। पहला ही ऑप्शन हमारा यूजलेस है, आप एकदम से लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है, केयरलेस यानी अटेंटिव नहीं है। टी क्या है, सेंसिबल, जो चीज सेंसेस हो, सेंस हो जिसमें। और सी क्या है, डिलाइटफुल यानी इंजॉयबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज यूजलेस, यानी जिसकी कोई वैल्यू ना हो। 17th क्वेश्चन क्या है हमारा, एंटोनिम है द ग्रेजुअल डैश इन द एक्सपेंडिचर मेड देम टेंस्ड। यानी कि कर्टेल का हमें एंटोनिम यहाँ फिल करना है। तो कर्टेल मतलब होता है चीजों को छोटा कर लेना, यानी कि अबेट कर देना, कम कर देना, छोटा कर देना। तो यहाँ पर क्या है, कर्टेल का मतलब छोटा, और इसका उल्टा क्या होता है मेरा, बढ़ाना। तो इंक्रीज आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये लग जाएगा इसका सीधा सीधा मीनिंग। इंटेंट का मतलब क्या होता है, बिगनिंग लाइन में कोई चीज लिख रहे हैं, बिगनिंग लाइन में उससे पहले स्पेस दे देना, स्पेस क्रिएट करना। देन इनेट और इंसिनुएट। इनेट का मतलब क्या होता है मेरा, कोई भी चीज जो नेचुरली प्रेजेंट होती है। और इंसिनुएट क्या होता है, यहाँ पर मैं कमेंट करके बताएंगे, एक अच्छा वर्ड है, हमने आपको पढ़ा रखा है वोकैबुलरी सीरीज जो हमारी पहले थी, यहाँ पर मैं कमेंट करके बताएंगे। इसका मीनिंग हो गया सी। देन 18th, Israel has been a staunch ally of the United States. staunch का मीनिंग बताना है। staunch का मतलब होता है मेरा, यानी कि जो चीज सपोर्ट कर रही हो, किसी चीज का मतलब समर्थन दे रही हो। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, रेजोल्यूट यानी दृढ़, अनवेवरिंग, केयरलेस क्या होता है मेरा, अटेंटिव, और नहीं अटेंटिव नहीं होता, नॉट अटेंटिव होता है, सॉरी, केयरलेस यानी नॉट अटेंटिव, जो केयरफुल ना हो। कंफ्यूज यानी लैकिंग क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ों में। अनस्टेडी मतलब क्या होता है, अनस्टेडी होता है मेरा शेकिंग और मूविंग। ये तो भाई स्ट्रॉन्ग है, किसी चीज़ को लेकर तय है, और ये क्या है, मूविंग है, शेकिंग है। तो ये लग जाएगा इसका एंटोनिम। इसके बाद चलते हैं 19th पे अपना स्पेलिंग्स की ओर। टिमिड की स्पेलिंग सही है, फैमिलियर की स्पेलिंग सही है, इंट्रोवर्ट की स्पेलिंग सही है। देन एडोलिसेंस, इसकी स्पेलिंग गलत है। तीन सही है तो ये तो गलत होना ही था। एडोलेसेंस, ये होती है एडोलेसेंस की स्पेलिंग, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है, याद करिएगा। और ये चारों स्पेलिंग याद करनी है, एक स्पेलिंग नहीं मिलती आपको, चार, एक क्वेश्चन के अंदर चार स्पेलिंग याद करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या करेक्ट करना है वो देखते हैं। डिसीव्ड सही है, रेसिस्टेंस सही है, पोस्टपोन्ड सही है, रिसिप्ट गलत है। रिसिप्ट की स्पेलिंग होती है RECEIPT, रिसिप्ट। तो ध्यान रखिएगा। 20th क्वेश्चन। तो यहाँ तक हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर। 21
कैन वी सी डैश द अर्थ इज अ ग्लोब, कैन वी सी डैश द अर्थ इज अ ग्लोब। तो क्या बताना है भाई हमें, दैट द अर्थ, क्लियरली, हाउ या वेयर। तो ये दैट जो है एक शुरुआत में लगता है किसी क्लोज की शुरुआत बताने के लिए। तो यहाँ पर शुरुआत क्या बता रहा है, द अर्थ इज अ ग्लोब, यानी एक बात बताई जा रही है। तो कैन वी सी दैट द अर्थ इज अ ग्लोब, क्या अर्थ एक ग्लोब की तरह है। उसके बाद यस वी कैन, हम बोल सकते हैं, हाँ भाई बोल सकते हैं। व्हेन वी वॉच अ शिप दैट सेल्स आउट टू सी, जब हम एक शिप को देखते हैं जो सी में जा रहा होता है। इफ वी वॉच क्लोजली, अगर हम क्लोजली देखें, वी सी दैट द शिप बिगिंस टू डैश, यानी अगर हम क्लोजली देखेंगे तो शिप्स क्या हो जाएगा, begins to disappear, being disappeared, have disappeared या having disappeared। तो having disappeared नहीं आएगा, वो disappear होना शुरू हो जाएगा, यानी धुंधला हो जाएगा और एकदम गायब हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर फॉर, पहले तो बॉटम गायब होगा, देन उसके बाद धीरे धीरे वो लोअर चला जाएगा और उसके बाद उसका एक पिन पॉइंट दिखेगा यानी ऊपर का। तो देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर, वो धीरे धीरे डूबता नजर आएगा आपको, लोअर एंड लोअर। फिर उसके बाद डैश वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप। तो क्या बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है। टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनटिल, यानी जब तक। अनटिल इंडिकेट करता है एक टाइम जो कि फ्यूचर में होने वाला है। कब तक बताया उसने, जब तक उसका टॉप ना दिखे तब तक वो सिंक होता जाता है, सिंक होता जाता है। जैसे ये रहा शिप और ये रहा वही पानी, ठीक है। तो ये यहाँ ये इतना पहले पूरा दिखेगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और लास्ट में आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन मिल दिखेगा अगर आप देखोगे। फिर एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल, और फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं देखने को मिलता भाई। फिर व्हाट इज हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस, मतलब क्या चीज हमें हाइड कर रही है शिप से, मतलब हम शिप को क्यों नहीं देख पाते पूरा, क्योंकि वो डूबता तो नहीं है। इट इज द अर्थ, वो अर्थ है जो ऐसा करती है। क्यों, स्टिक अ पॉइंट, स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज, एक ऑरेंज लीजिए, उसमें पिन को स्टिक कीजिए, देन एंड डैश द टर्न ऑरेंज, फिर क्या करिए, एक्सीडेंटली, रिलेक्टेंटली, अकॉर्डिंगली, स्लोली, स्लोली स्लोली ऑरेंज को टर्न करते जाइए। ये क्या है, एक्टिविटी टाइप है, आपने साइंस में जरूर की होगी। एंड स्लोली टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, और अपने से दूर भगाते चलिए, मतलब दूर करते चलिए। फिर यू विल सी द पिन डिसअपियर, आप देखेंगे कि वो पिन जो है डिसअपियर हो चुकी है। डैश अ शिप डस ऑन द अर्थ, ऐसे ही शिप के साथ होता है जब वो अर्थ में हम देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर, यू विल सी द पिन डिसअपियर जस्ट एज, यानी कि जैसे शिप डिसअपियर हो गई थी, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था या देखा था। तो इसी के साथ हमारा ये क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपके 10 आउट ऑफ 10 आए होंगे क्लोज टेस्ट में, क्योंकि ये इजी था और एक्टिविटी थी जो हमने साइंस में पढ़ी है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। होप आपको सेशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।